एक्यूरेसी ऑफ इन्फेरेंस। ठीक है, तो आज हम देखेंगे व्याप्ति क्या होता है और हेत्वाभास क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले इन सबको देखने से पहले कल मैंने आप लोगों को जो चीज बताई थी, हेतु, साध्य और पक्ष। ठीक है, तो हेतु मतलब क्या होता है हमारा, जस्ट हेतु मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म हम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में रहता है। ठीक है, जो टर्म दोनों में रहता है, हमारे मेजर टर्म, मेजर प्रीमाइसिस और माइनर प्रीमाइसिस दोनों में रहता है, उसको हम लोग मिडिल टर्म कहते हैं। ठीक है, और इंडियन लॉजिक के अनुसार मिडिल टर्म क्या होता है, कल मैंने आप लोग को बताया था। हेतु। अरे हेतु तो है, लेकिन उसका मतलब क्या है, कारण। ठीक है, जिस कारण से, जिस वजह से हम कोई स्टेटमेंट दे पा रहे हैं, जैसे पर्वत में आग है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम किस कारण से दे पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे धुआं दिखाई दे रहा है, हमें आग नहीं दिखाई दे रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, धुआं दिखाई दे रहा है। तो हेतु का मतलब क्या है, कारण। जिस कारण से हम कोई स्टेटमेंट दे पा रहे हैं, तो वो कारण को हम क्या कहते हैं, हेतु कहते हैं। ठीक है, साध्य मतलब मेजर टर्म, जिसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, जिस चीज को हमें सिद्ध करना है उसको हम क्या कहते हैं, just 1 minute। जिस चीज को हमें सिद्ध करना है उसको हम क्या कहते हैं, मेजर टर्म कहते हैं। जैसे कि पर्वत में आग है, आग को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, उसके लिए हमने कारण क्या देखा, कैसे पता लगा कि हमें आग है, मतलब ये चीज हम ये स्टेटमेंट क्यों दे पा रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें वहां पे धुआं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और पक्ष का मतलब क्या है, एक मतलब कि उसका स्थान कहना चाहिए, जिस स्थान पे ये चीज घटित हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग माइनर टर्म कहते हैं। ये चीज कहाँ पे घटित हो रहा है, पर्वत पे। ठीक है, तो ये तीनों चीज आप लोग को क्लियर है, मिडिल, मेजर और माइनर टर्म। कैसे, उसके बाद इसमें एक और चीज आता है कि कैसे हम मतलब कि मान लीजिए आपको असर्शन और रीजन के अनुसार पे दिया हो, जैसे यही चीज दिया हो, पर्वत में आग है क्योंकि वहां धुआं है। ठीक है, अगर ऐसे दिया हो, अगर आपको उस तरह से पूरे स्टेटमेंट के वे में ना दिया हो, अगर इस तरह से दिया हो, तो हम कैसे निकालेंगे कि कौन सा मिडिल टर्म है, कौन सा माइनर टर्म है और कौन सा मेजर टर्म है। ठीक है, यहां से भी हम निकाल सकते हैं। एक बार फिर से लिखते हैं, पर्वत में आग है क्योंकि वहां धुआं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तीन टर्म है हमारा, क्या है, पर्वत है, आग है और धुआं है। ठीक है, तीन टर्म है, तो इसमें से हमारा, आपको यहाँ से तो पता चल रहा है कि ये धुआं है तो ये मिडिल टर्म होगा, ये आग है तो ये हमारा मेजर टर्म होगा, ये हमारा पर्वत है तो ये क्या होगा, माइनर टर्म होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरा एग्जाम्पल दिया हो, मान लीजिए कि कोई भी दूसरा एग्जाम्पल दिया हो, जैसे कि इसमें आएगा आपका शब्द नित्य है क्योंकि वह उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हमारा अगर ऐसा आया तो हमने यहाँ पे किसको हम मिडिल टर्म बोलेंगे, किसको मेजर, किसको माइनर। तो ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि बिकॉज के बाद जो शब्द आता है वो हमेशा क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे भी बिकॉज के बाद कौन सा शब्द है, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा मिडिल टर्म होगा। ठीक है, उसके पहले, बिकॉज के जस्ट पहले जो शब्द आता है वो क्या होता है, मेजर टर्म होता है। ठीक है, बिकॉज के जस्ट पहले क्या है, नित्य, ये क्या है, मेजर टर्म है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो सबसे पहले, जो सबसे पहला टर्म आता है वो क्या होता है, माइनर टर्म होता है। यहाँ पे शब्द क्या है, माइनर टर्म। क्लियर है कैसे हम मेजर, माइनर और मिडिल टर्म निकालते हैं। चलिए, तो यहाँ तक होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अनुमान का आधार।
बेसिकली हम अनुमान किसके आधार पर करते हैं, ठीक है। तो अनुमान का उद्देश्य पक्ष और साध्य के बीच में संबंध स्थापित करना होता है, ठीक है। जैसा कि हम पहले भी जान रहे हैं कि हम जो लॉजिकल रीजनिंग करते आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो मेजर टर्म होता है और माइनर टर्म होता है, उनके बीच में रिलेशन बिठाना होता है, ठीक है। उनके बीच में एक रिलेशन लाना होता है, जैसे कि ऑल मेन आर गुड, ठीक है, एक्स इज मैन। तो यहाँ पे हमारा मैन क्या है, मिडिल टर्म है, लेकिन हम कंक्लूजन में, निष्कर्ष में क्या करते हैं, एक्स इज गुड, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, मेजर और मिडिल टर्म के बीच में क्या कर रहे हैं, सॉरी, माइनर और मेजर टर्म के बीच में एक रिलेशन ला रहे हैं, ठीक है। तो अनुमान का मतलब ही क्या होता है कि हमें मेजर टर्म और माइनर टर्म के बीच में, दोनों के बीच में क्या करना होता है, एक संबंध स्थापित करना होता है। यहाँ पे भी वही है, पक्ष और साध्य के बीच में एक संबंध स्थापित करना होता है, ठीक है। इसके लिए दो बात क्या होती है, आवश्यक होती है। पहला क्या है, पक्ष यानी कि माइनर टर्म, और हेतु मिडिल टर्म का संबंध हो, ठीक है। पहला तो ये कि माइनर टर्म और मिडिल टर्म का संबंध हो, कुछ संबंध आपको दिखाई दे। दूसरा ये कि साध्य यानी कि मेजर टर्म और आपका जो मिडिल टर्म है उसके बीच में व्याप्ति संबंध हो, ठीक है। पहला तो ये मिडिल और माइनर टर्म, मिडिल और माइनर टर्म क्या हुआ, पहाड़ और आग वाले में बताइए। वॉइस ब्रेक हो रही है, सभी को ब्रेक हो रही है क्या? नहीं, आपका नेटवर्क इशू होगा मेरी। तो चलिए बताइए, माइनर एंड मिडिल टर्म क्या है, पहाड़ और ये जो हम पहाड़, आग और इसमें देखते हैं धुआं वाले में, माइनर और मिडिल टर्म के बीच में कैसा संबंध है, क्या संबंध बनाते हैं? नहीं समझ में आ रहा है? समझ नहीं आया मुझे। पहाड़ और जो हम पहाड़, धुआं और आग वाला एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें मेजर टर्म और सॉरी माइनर टर्म और मिडिल टर्म के बीच में क्या संबंध बनाते हैं, क्या स्टेटमेंट देते हैं दोनों को मिला करके? अरे माइनर टर्म हमारा क्या है, पर्वत है, मिडिल टर्म क्या है, धुआं है, ठीक है। तो हम क्या जब देते हैं, उपनय का जब बताते हैं तो उस समय कहते हैं ना कि पर्वत में धुआं है, ठीक है। तो उनके बीच में संबंध है, हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो ये चीज हमारे बीच में वहां पे क्या दिखाई दे रहा है, मतलब एक प्रत्यक्ष संबंध हमें दिखाई दे रहा है कि वहां पे क्या है, धुआं है। भले ही हम आग को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हमारा जो मिडिल टर्म हेतु यानी कि धुआं है और पर्वत के बीच में एक संबंध है, ठीक है। अब बिना देखे आंख बंद करके हम यहाँ से नहीं बोलेंगे कि वहां पे धुआं है, ठीक है। हमने देखा तभी हमने बोला ना कि पर्वत में धुआं है, तो इसलिए क्या है, वहां पे आग है। तो पहला तो ये कि माइनर टर्म और मिडिल टर्म के बीच में एक संबंध होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। दूसरा क्या है कि साध्य, जो मेजर टर्म है और जो मिडिल टर्म है उसमें व्याप्ति संबंध होना चाहिए, ठीक है। व्याप्ति संबंध यानी कि सत्य, एक तरह से विशेष संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे मेजर टर्म क्या होता है, मेजर टर्म क्या होता है? एक ही एग्जाम्पल को कंसिडर करके बताइए, मेजर टर्म क्या होता है? आग, ठीक है। मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म हमारा धुआं है, ठीक है। तो इनके बीच में एक व्याप्ति संबंध यानी कि एक विशेष संबंध होना चाहिए जो क्या हो, सत्य हो, ठीक है। तो इस तरह से हमें अनुमान लगाने के लिए ये दो चीज की जरूरत पड़ती है। पहला तो ये कि माइनर और मिडिल टर्म के बीच में संबंध हो, मेजर और मिडिल टर्म के बीच में संबंध हो, व्याप्ति संबंध हो, ठीक है। जैसे कि पर्वत पर आग है, इसे प्रमाणित करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि पर्वत में धुआं है, ठीक है। हमें अगर ये प्रमाणित करना है कि पर्वत में आग है, ठीक है, आग हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसका हम अनुमान लगाना है। तो अनुमान लगाने के लिए भी हमें एक बेस की जरूरत है ना, एक आधार की जरूरत है। किस आधार पर हम कहेंगे कि वहां पर्वत में आग है? तो पर्वत में आग हम किस आधार पे कह रहे हैं, पर्वत में हमें धुआं दिखाई दे रहा है, इस आधार पर हम कह रहे हैं कि पर्वत में आग है,
ठीक है, मतलब क्या है कि पर्वत मतलब जो आपका माइनर टर्म है और जो आपका मिडिल टर्म है उनके बीच में संबंध है, ठीक है। और क्या संबंध है कि धुआं और आग में व्याप्ति संबंध, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि धुआं और आग में क्या संबंध है, ठीक है, इनके बीच में कैसा संबंध होता है, ठीक है, ये सत्य संबंध होता है कि नहीं। जैसे कि हम बोलते हैं कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, ठीक है, जहां जहां आग दिखाई देता है वहां वहां धुआं रहता है, सॉरी जहां जहां पे धुआं दिखाई देता है वहां वहां पे क्या रहता है, आग रहता है, ठीक है। तो ये उनका व्याप्ति संबंध, ये व्याप्ति संबंध मतलब कि कहीं भी आप चले जाइए जहां आपको धुआं होगा वहां पे आपको आग दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसको व्याप्ति संबंध कहते हैं, ठीक है। फिर व्याप्ति का मतलब क्या होता है, हेतु और साध्य में व्यापक संबंध, व्यापक यानी कि हर जगह रहने वाला, ठीक है, सभी जगह वो संबंध रहने वाला है, चाहे आप यहाँ रहिए चाहे कहीं भी रहिए उसके बीच में संबंध रहेगा, ठीक है। तो एक व्यापक संबंध रहेगा जो हर जगह सत्य, एक तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य जो है वो पूर्व से उदय होता है, ये व्यापक सत्य है, एक व्यापक संबंध है सूर्य और पूर्व के बीच में। वो उदय कहाँ से होगा, सूर्य से ही होगा, सॉरी पूर्व से ही होगा, है ना। इसमें आप यहाँ चले जाइए या कहीं भी चले जाइए उसमें एक संबंध है कि सूर्य जो है वो पूर्व से उदय होता है, ये एक व्याप्ति है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विशेष प्रकार से संबंध रहता है उनमें, ठीक है। दो जो हम हेतु और साध्य कह रहे हैं, जो दो टर्म है उनके बीच में एक विशेष संबंध होता है जो हर जगह सत्य होता है, ठीक है। तो व्याप्ति जो विशेष प्रकार का संबंध कहा जाता है क्योंकि यह कहीं नहीं टूटता, ठीक है, अटूट, मतलब कि जैसा हमने पूर्व और सूर्य का बताया कि पूर्व दिशा से सूर्य जो है वो उदित होता है, तो ये कहीं भी टूटता नहीं है। आप अगर अमेरिका में चले जाइए या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां पे क्या है, सूर्य पूर्व से ही उदय होगा, ठीक है, कभी नहीं टूटता है, ऐसा संबंध उनमें रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्याप्ति संबंध कहते हैं, ठीक है। व्याप्ति को इस प्रकार अनिवार्य संबंध कहा गया। अगर आपको एक अनुमान लगाना है, ठीक है, अगर आपको अनुमान लगाना है तो उसमें वेस्टर्न फिलॉसफी के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन इंडियन फिलॉसफी या इंडियन जो तर्कशास्त्र है, भारतीय तर्कशास्त्र है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको अनुमान लगाना है तो वहां पे व्याप्ति संबंध होना आवश्यक है, ठीक है। इंडियन लॉजिक में क्या होता है, हमें वो चीज ट्रुथ नहीं होती, बस हम मिडिल मेजर माइनर टर्म के बेसिस पर वो वैलिड है इनवैलिड है इस तरह का हम लगाते हैं, वहां पे व्याप्ति संबंध आवश्यक नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इंडियन लॉजिक होता है वो क्या है कि वो इस तरह के मिडिल मेजर टर्म माइनर टर्म इन सब पे नहीं होता है। फैलेसिस हमारा जो होता है वहां पे क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म, ठीक है, और इलिसिट मेजर इलिसिट माइनर, ये किन सब के बेसिस पे निकालते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे निकालते हैं। लेकिन जो हमारा इंडियन लॉजिक होता है उसमें ये सारी चीजें मतलब वो असत्य नहीं, मतलब पूरा जो फॉर्मल चीज है उसी पर निकलता है, मतलब एक तरह से पूरा व्यवहारिक रूप से जो सत्य होता है उस पर ही मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम मतलब कि ऐसा विचार कर लिया तो ऐसा हो गया, इस तरह से हम उसमें क्या करते हैं, जैसे वेस्टर्न लॉजिक की तरह इसमें वेस्टर्न लॉजिक में जैसा क्या होता है कि कुछ भी सोच लिया जाता है, जैसे ऑल मैन आर गुड, ठीक है, यही एग्जांपल लेते हैं, तो दुनिया में जो भी मैन है ये गुड है, इसको हम लोग सत्य नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम इस तरह का सिलोजिज्म अगर वेस्टर्न लॉजिक में दिया है तो इसको हमको सत्य मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इंडियन लॉजिक में ऐसी बातें कही ही नहीं जाती है जो कि सत्य नहीं हो सकती, ये पूरी तरह से सत्यता पर आधारित होता है, ठीक है, हमारा जो इंडियन लॉजिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप मिडिल मेजर टर्म माइनर टर्म देख रहे हैं वहां पे एक व्याप्ति संबंध, एक यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, उसके आधार पर ही हम अनुमान निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहां जहां आग होता है वहां वहां धुआं है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्याप्ति वाक्य कहते हैं, जिसमें हम साध्य और हेतु के बीच में व्याप्ति संबंध होता है, ठीक है, समझ में आया। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है या क्या? ठीक है, तो क्विक रेस्पॉन्स क्या कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका होता है व्याप्ति जो है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक क्या होता है, सम व्याप्ति और दूसरा असम या विषम व्याप्ति कहा जाता है, ठीक है।
तो समव्याप्ति मतलब क्या है, जो दोनों तरफ से ट्रुथ होता है, ठीक है। अगर आप इधर से कह लीजिए या उधर से कह लीजिए, जैसे कि अगर अभी कहा जाए कि अभी रात है, तो रात के बाद क्या होगा, दिन होगा, ये हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। अगर अभी कहा जाए कि अभी दिन है तो इसके बाद रात होगा, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं, मतलब कि दोनों साइड से वो क्या होगा, ट्रुथ होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समव्याप्ति कहते हैं, ठीक है। और विषम व्याप्ति मतलब क्या है, जो एक ही तरफ से ट्रुथ होता है, ठीक है। मतलब कि क्या है, आग, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। ये क्या है, जहां पे आग होगा वहां पे धुआं हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आजकल अभी टेक्नोलॉजी में भी हम देखते हैं या ऐसे भी देखते हैं कि जहां आग रहे, जैसे गैस स्टोव वगैरह हो गया, तो वहां पे आग है लेकिन वहां पे धुआं नहीं रहता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ये क्या है, एक ही साइड से ट्रूथ हो सकता है कि जहां धुआं होता है वहां आग होता है, ठीक है। लेकिन जहां पे आग होता है वहां पे धुआं होता है, ऐसा ये उल्टा हम इसको नहीं कह सकते। लेकिन जैसे समव्याप्ति में क्या होता है, उसका दोनों साइड से ट्रुथ होता है, चाहे वो आप मतलब कि इधर से कहिए या उधर से कहिए, दोनों साइड से वो ट्रुथ होता है, ठीक है। तो व्याप्ति के यहाँ पे दो प्रकार बताए गए हैं, क्लियर है? yes, ठीक है। तो बेसिकली व्याप्ति का मतलब क्या है, जो विशेष संबंध होता है, किसके किसके बीच में विशेष संबंध होता है व्याप्ति में? साध्य और हेतु के बीच में, ठीक है। साध्य और हेतु के बीच में एक विशेष संबंध होना चाहिए, जिसके अनुसार पर हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो ये व्याप्ति हुआ। अब उसके बाद हेत्वाभास, ठीक है। जैसे हमने फैलेसीज पढ़ी थी वेस्टर्न लॉजिक में, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी फैलेसी होती है, मतलब कि एक भ्रांति आ जाती है या गलत चीज आ जाता है, दोष आ जाता है, ठीक है। या जो हम वाक्य कह रहे हैं वो दूषित हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, हेत्वाभास कहते हैं, ठीक है। इसको अनुमान के दोष भी हम कह सकते हैं। जिसमें क्या होता है, साधारणतः हेत्वाभास का अर्थ हेतु में आभास, मतलब मुख्यतः जब आप देखेंगे तो इसमें बेसिकली मिडिल टर्म के विषय में बात की जाती है, ठीक है। हेत्वाभास इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि उसमें जो हेतु में ही कुछ दोष आता है, जो मिडिल टर्म रहता है उसी में ही कुछ दोष आता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हेत्वाभास कहते हैं, ठीक है। और इसमें बताया गया कि अनुमान साधारणतः गलती हेतु के द्वारा ही होती है, ठीक है, हेतु में ही होती है, इसलिए इसको हेत्वाभास कहते हैं। हेतु में कोई गलती हो जाती है या हेतु में कोई दोष आ जाता है, तो इसको हम लोग हेत्वाभास कहते हैं, ठीक है। फिर ये चार्ट आप लोग को याद रखना जरूरी है, पूछ लिया जाता है, जैसे कभी नॉर्मल भी पूछ लिया जाता है कि हेत्वाभास में कितने तरह के मतलब हेत्वाभास होते हैं, तो बेसिकली 5 तरह के होते हैं हेत्वाभास, ठीक है। पहला क्या है, सव्यभिचार, दूसरा है विरुद्ध, तीसरा है ये सत प्रतिपक्ष है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, प्रकरण सम भी कहते हैं, और चौथा है असिद्ध, पांचवा है बाधित, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि हेत्वाभास में कौन कौन से आते हैं। फिर उसके बाद जो सव्यभिचार है, उसमें क्या है कि 3 तरह, उसके और 3 सब डिवीजन है, ठीक है। पहला क्या है, साधारण, दूसरा क्या है, असाधारण, तीसरा क्या है, अनुपसंहारी, ठीक है। उसके बाद विरुद्ध में कोई सब डिवीजन नहीं है, सत प्रतिपक्ष में भी नहीं है। असिद्ध में फिर से 3 डिवीजन आता है, जिसको हम लोग कहते हैं आश्रय सिद्ध, और स्वरूप सिद्ध, स्वरूप असिद्ध, ये आश्रय असिद्ध है, ठीक है। आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्त असिद्ध, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 3 तरह, सव्य विचार में भी 3 तरह के आते हैं और असिद्ध में भी 3 तरह के आते हैं। बाकी नॉर्मली अगर हम देखें तो हेत्वाभास के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये सब पढ़ा है क्या, न्याय दर्शन वगैरह में? ठीक है। तो देखिए, पहला है आपका सव्य विचार हेत्वाभास। सव्य विचार हेत्वाभास में क्या होता है, हेत्वाभास मतलब वही मैंने बताया, एक तरह से क्या है, फैलेसी होती है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, सव्य विचार हेत्वाभास। इसमें आपका क्या होता है कि अनुमान को सही होने के लिए आवश्यक है कि हेतु का साध्य के साथ एकांतिक संबंध हो, ठीक है। एकांतिक संबंध मतलब कि एक सही संबंध हो उनके बीच में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सव्य विचार में का दोष उत्पन्न होता है जब हेतु का संबंध कभी साध्य से रहता है
और कभी साध्य से किसी भिन्न अन्य वस्तु से रहता है, ठीक है, मतलब कि कभी कभी साध्य से रहता है, कभी साध्य से नहीं रहता है, उसके अलावा किसी अन्य वस्तु से रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सव्य विचार कहते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली हमारा, अगर हम लोग इसको ऐसे नॉर्मली समझें तो क्या है कि हमारा जो मेजर टर्म है, मेजर टर्म का हमने बताया कि मेजर और मिडिल टर्म के बीच में क्या होना चाहिए, एक व्याप्ति संबंध होना चाहिए, ठीक है, एक व्याप्ति संबंध होना चाहिए, एक सही सही संबंध उनमें होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों में मतलब सभ्य विचार हेत्वाभास में क्या होता है, मेजर और मिडिल टर्म में संबंध जो है कभी रहता है और कभी नहीं रहता, मिडिल टर्म के अलावा किसी अन्य टर्म से रह जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सव्य विचार हेत्वाभास कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए, सभी जनेऊ पहनने वाले क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। योगदत्त जनेऊ पहनता है, इसलिए योगदत्त ब्राह्मण है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम लोग इस, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम लोग इसको वेस्टर्न लॉजिक में देखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसको वेस्टर्न लॉजिक में देखते हैं तो ये क्या है, वेस्टर्न लॉजिक के अकॉर्डिंग ये पूरी तरह से सही है, ठीक है। वेस्टर्न लॉजिक मतलब क्या, सभी ऑल मेन आर गुड का जो एग्जांपल देते हैं, तो जो भी मेन है वो जनेऊ पहनते हैं, वो क्या है, ब्राह्मण होते हैं। योगदत्त क्या पहनता है, जनेऊ पहनता है, इसलिए वो ब्राह्मण है। अगर हम इसको वेस्टर्न लॉजिक के अनुसार देखें तो ये सही है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इंडियन लॉजिक में कोई क्या चीज होता है, वो सत्यता तब पर आधारित होता है, ठीक है। मेजर और मिडिल टर्म के बीच में क्या होना चाहिए, व्याप्ति संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे मेजर टर्म क्या है और मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म और मेजर टर्म, मिडिल जनेऊ, मिडिल जनेऊ है और मेजर ब्राह्मण है। हाँ, ठीक है। मेजर टर्म जो है वो ब्राह्मण है और जनेऊ जो है वो मिडिल टर्म है, ठीक है। तो सभी ब्राह्मण क्या जनेऊ पहनते हैं, नहीं, नहीं पहनते, ठीक है। मतलब इनके बीच में एक व्याप्ति संबंध नहीं, सही सही संबंध नहीं है, ठीक है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि योगदत्त ब्राह्मण है। हो सकता है कि वो किसी अलग रीजन से जनेऊ पहन रहा हो, ठीक है, या उनके घर में वो ब्राह्मण नहीं है लेकिन बिना ब्राह्मण परिवार वाले भी जनेऊ पहनते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण परिवार वाले ही पहनते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो ब्राह्मण परिवार से नहीं होते हैं, जो अलग परिवार से होते हैं लेकिन वो धार्मिक विचारधारा को मानते हैं, तो वो भी जनेऊ पहनते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि कभी साध्य और हेतु का संबंध रहता है, कभी नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए हो सकता है कि ब्राह्मण पहनते हैं, ऐसा भी है, और ब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं है वो भी पहनते हैं, ऐसा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे साध्य और हेतु के बीच में व्याप्ति संबंध नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का जब हमारे पास इस तरह का जब कोई सिलोजिज्म आता है या इस तरह का कोई तर्क आता है, इसमें इसको हम लोग क्या कहते हैं, सव्य विचार हेत्वाभास कहते हैं। समझ में आया? जब साध्य और हेतु के बीच में जो है व्याप्ति संबंध नहीं रहता, कभी रहता है कभी नहीं रहता, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सव्य विचार हेत्वाभास कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 3 तरह का होता है, इसके और 3 अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी, ठीक है। साधारण मतलब क्या है, साधारण सव्य विचार हेत्वाभास में क्या होता है कि साधारण सव्य विचार में हेतु अति व्याप्त होता है। अति व्याप्त यानी कि ज्यादा व्याप्त रहता है। जैसे कि हम लोग इसको नॉर्मली समझें, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, उसके पहले आप एक और समझिए। मान लीजिए कि हमने जो वेस्टर्न सिलोजिज्म पढ़ा था, तो वेस्टर्न सिलोजिज्म में जब हम वेन डायग्राम बनाते थे, तो जैसे कि ऑल कैट आर डॉग, ठीक है, सम डॉग आर एनिमल, ऐसा हमने मान लीजिए एक मतलब प्रीमाइसेस लिया है, तो ठीक है, ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल कैट्स आर डॉग बोल रहे हैं, तो क्या है, हमारा एक कैट का हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक डॉग का बनाएंगे। जितने भी सभी जो कैट हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, डॉग के अंतर्गत आते हैं।
फिर हमने कहा कि डॉग्स आर एनिमल्स, कुछ डॉग जो है, कुछ डॉग, ठीक है, कुछ डॉग क्या है, एनिमल है, ऐसा कहा हमने, ठीक है। मतलब कि एक हमारा जो भी हम व्याप्ति संबंध बता रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एक लिमिटेड एरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पूरा मतलब कि यूनिवर्स के बारे में हम बात कर दें, एक ही लाइन में हम पूरे यूनिवर्स के बारे में बात कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कि जो भी आप वाक्य कह रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, एक लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। सभी के लिए हम नहीं कह सकते, उसमें सभी चीज आ जाए ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है। कुछ भी चीज क्या होना चाहिए, एक लिमिटेड होना चाहिए। लेकिन साधारण सभ्य विचार में क्या होता है, हेतु जो हम कहते हैं, जो हम मिडिल टर्म कह रहे हैं, वो मिडिल टर्म इतना वाइड होता है, मतलब बहुत ज्यादा व्यापक होता है। अति व्याप्त मतलब क्या है, बहुत व्यापक होता है, मतलब वो बहुत वाइड रेंज को कवर कर रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सभ्य विचार, साधारण सभ्य विचार हेतुआभास, ठीक है। सबको एक समान ले लेना, हाँ, मतलब कि वाइड में ले लेना उस, हाँ, एक तरह से ये कह सकते हैं कि सबको एक समान ले लेना। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है, सभी ज्ञात पदार्थ क्या होते हैं, अग्नि युक्त होते हैं, ठीक है। जो भी जानने योग्य पदार्थ है वो सभी अग्नि युक्त है। पहाड़ ज्ञात पदार्थ है, इसलिए पहाड़ क्या है, अग्नि युक्त है। अगर हमें मतलब पहाड़ में आग सिद्ध करना है तो हम ऐसे बोल दें कि जो भी ज्ञात पदार्थ है वो अग्नि युक्त होता है। तो पहाड़ भी एक ज्ञात पदार्थ है, इसलिए पहाड़ में अग्नि है, ऐसा हम बोल दें। तो ऐसा हो सकता है क्या कि संसार में जो भी ज्ञात पदार्थ है, ठीक है, मान लीजिए टेबल, चेयर, कुर्सी, अलमारी, घर वगैरह, जो भी चीज आप देख रहे हैं, तो ज्ञात पदार्थ में क्या आ जाएगा, सभी चीज आ जाएगा। जीव जंतु, कोई निर्जीव सजीव, जो भी वस्तु है सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ज्ञात पदार्थ के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी ज्ञात पदार्थ अग्नियुक्त हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने और भी हमारे प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण इत्यादि से हमने देखा है कि सभी जो है वो ज्ञात पदार्थ अग्नियुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ज्ञात पदार्थ जो हमारा मिडिल टर्म है, ठीक है, मिडिल टर्म जो हमने लिया है वो क्या है, अति व्याप्त है, मतलब बहुत ज्यादा व्यापक है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साधारण सभ्य विचार कहते हैं। उसके बाद दूसरा आपका आता है असाधारण सभ्य विचार। असाधारण सभ्य विचार में क्या होता है, टू नैरो यानी कि बहुत छोटा होता है, ठीक है। जो हमारा साधारण था वो कैसा था, बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा था, व्यापक था। लेकिन इसमें क्या है, बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा दायरा कर दिया जाता है, ठीक है। एक जैसे कि एक मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल दिया, शब्द नित्य है क्योंकि वह सुनाई पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मिडिल, मेजर और माइनर टर्म क्या है, शब्द मिडिल है, शब्द मिडिल है, सुनाई देना मिडिल है, हाँ, ठीक है। सुनाई मैंने अभी बताया था ना, क्योंकि बिकॉज के बाद जो आता है वो मिडिल होता है, बिकॉज के पहले जो आता है वो मेजर होता है, और जो फर्स्ट में आता है वो क्या होता है, माइनर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म जो है सुनाई देता है, ठीक है। शब्द जो है वो सुनाई देता है, तो इसलिए वो क्या है, नित्य है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मेजर, नित्य, और जो हमारा मिडिल टर्म है, उनके बीच में जो व्याप्ति संबंध है, और जो मिडिल टर्म का जो दायरा है वो क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। क्योंकि शब्द सुनाई ही नहीं देता, शब्द उत्पन्न भी तो होता है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ सुनाई देता है, ठीक है, वो उत्पन्न भी होता है, उसको हम उत्पन्न भी होता है कहीं से, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, शब्द के लिए यहाँ पे बहुत छोटा दायरा लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो मिडिल टर्म लिया गया है उसको बहुत छोटा कर दिया गया है। तो ये क्या होता है, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, असाधारण सभ्य विचार कहते हैं, ठीक है। फिर अनुपसंहारी यानी कि उपसंहार, यानी कि कंक्लूजन नहीं निकल पाता है। अनुपसंहारी मतलब क्या है, उपसंहार मतलब क्या होता है, एक निष्कर्ष निकलना, ठीक है। हमारा मतलब कि जो अनुमान होता है उसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, जो हमारी ज्ञात वस्तुएं हैं उसके आधार पर हम अज्ञात का अनुमान लगाना, ठीक है। लेकिन अनुपसंहारी में ऐसा होता है कि इसमें हम उपसंहार, जो निष्कर्ष है वही नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि यह सुनाई पड़ता है, सॉरी यहाँ पे ये जो है वो इधर आता, ऊपर में आता, ठीक है। अनुपसंहारी सभ्य विचार तब होता है जबकि हेतु का दृष्टांत ना तो भाव से मिले और ना अभाव से मिले, ठीक है। जो दृष्टांत हम दे रहे हैं, जो उदाहरण दे रहे हैं,
वो ना भाव से मिल रहा है और ना ही अभाव से मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए सभी पदार्थ क्या होते हैं, अनित्य होते हैं। जो भी पदार्थ हम देख रहे हैं, जो भी पदार्थ हम देख रहे हैं वो क्या होता है, अनित्य होता है, क्योंकि वे ज्ञेय होते हैं। ठीक है, क्योंकि वह ज्ञेय होते हैं। यहाँ पे हेतु क्या है हमारा, ज्ञेय। ठीक है, ज्ञेय जो है वो क्या है, हेतु है, मिडिल टर्म है। तो मिडिल टर्म तो ना भाव से मिल रहा है ना अभाव से। भाव और अभाव का मतलब क्या है, उसके रहने से भी नहीं मिल रहा है। जैसे ज्ञेय वस्तु जो है उसको हम लोग जो भी हम जानने योग्य वस्तु है उसको उसको क्या हम अनित्य कह सकते हैं। जो भी जानने योग्य वस्तु है, जो भी जिसको भी हम जानते हैं वो अनित्य है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, नहीं कह सकते, क्योंकि क्योंकि कुछ नित्य भी है। जैसे हम ईश्वर के विषय में जानते हैं, ब्रह्म के विषय में जानते हैं, वो भी क्या है, नित्य, मतलब वो नित्य है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि जो भी ज्ञेय वस्तु है वो नित्य ही है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सांसारिक पदार्थ हैं जो क्या है, मतलब कि वो अनित्य है। ठीक है, तो ना ये भाव को सिद्ध कर रहा है और ना अभाव को। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इससे हमारा कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। तो इस तरह के जो मतलब सिलोजिज्म होता है, ये इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुपसंहारी कहते हैं। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? देखिए अगर इसमें आप लोग को वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले, लेकिन अगर आपको फर्स्ट पेपर की दृष्टि से मैं बताऊं तो इसमें आप लोग इन चीजों को एक बार के लिए याद भी कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि शब्द नित्य है क्योंकि यह सुनाई पड़ता है। अगर ये शब्द है तो ये किसका होगा, असाधारण का ही होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि ये रियलिस्टिक वे पे मतलब, और इसको हम लोग एकदम से जैसे कि सिलोजिज्म का वेन डायग्राम वगैरह के थ्रू हम उसको बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये क्या है कि ये थोड़ा सा विचार करने वाला है। ठीक है, और जब उसके कोर को समझेंगे, मतलब कि न्याय दर्शन के कोर को समझेंगे, उसमें जो बोला गया उसके कोर को समझेंगे, तभी हमें समझ में आएगा ये चीजें। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर समझ में है, ये चीजें नॉर्मल भी है। एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, साथ में एग्जाम्पल, हाँ नाम याद रखिए और एग्जाम्पल याद रखिए। ठीक है, और क्योंकि यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल नहीं आता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर प्रश्न देखे होंगे, क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर वाले देखे होंगे, तो वहां पे यही सारे एग्जाम्पल आते हैं। देखा है आप लोगों ने? अभी हम करेंगे इसके बाद प्रीवियस ईयर भी। ठीक है, तो नाम के साथ उनके एग्जाम्पल याद रखिए और थोड़ा सा उनको समझ के अपने वर्ड्स में नोट्स बनाइए। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये उस तरह से नहीं, अपने वर्ड में थोड़ा समझ के उसको नोट्स बनाइए। उसके बाद आपका होता है विरुद्ध हेत्वाभास। ठीक है, विरुद्ध हेत्वाभास क्या होता है, विरुद्ध, जब हेतु साध्य को नहीं सिद्ध करके उसके विरोध को ही सिद्ध कर देता है। ठीक है, जब हेतु जो है उसके साध्य को सिद्ध नहीं करता। डेफिनेशन से भी आते हैं जी, डेफिनेशन से भी आते हैं, मतलब इसको आपको समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जब हेतु जो है उसके साध्य को सिद्ध नहीं करके उसके विरोध यानी कि उसका उल्टा जो होता है, अपोजिट को सिद्ध करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, हवा भारी है क्योंकि वह खाली होता है। ठीक है, खाली यानी कि एम्प्टी। ठीक है, तो जो भी सामान जो है वो खाली रहता है वो भारी रहता है क्या? नहीं, वो हल्का रहता है ना, मतलब कि जो भी सामान खाली रहता है वो हल्का रहता है। तो यहाँ पे ये इसको क्या कर रहा है, अपोजिट को सिद्ध कर रहा है। खाली है तो क्या होगा, हल्का होगा, भारी नहीं होगा। हल्का क्या है, भारी का अपोजिट है। साध्य, यहाँ पे साध्य क्या है हमारा, भारी है। ठीक है, आप लोग को साध्य ये सब निकालना आ रहा है ना, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म। हाँ, तो यहाँ पे साध्य यानी कि मेजर टर्म क्या है हमारा, भारी है। तो ये हेतु, हेतु हमारा क्या है यहाँ पे, खाली खाली जो है वो हेतु है ना। तो हेतु किसको सिद्ध कर रहा है, साध्य के अपोजिट को। ठीक है, साध्य का जो अपोजिट है यानी कि भारी का अपोजिट क्या होता है, हल्का, हल्का को सिद्ध कर रहा है, उसके विरोध को सिद्ध कर देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। ठीक है, जैसे हवा भारी है क्योंकि वह हल्का है। इसका कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं?
ऐसे ही खुद से बनाइए एक आध एग्जाम्पल। एक बार दोबारा बता दो। जब इसका हेतु जो है वो साध्य के अपोजिट को सिद्ध करता है तो उसको हम लोग विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल आ रहा है आप लोगों को कोई? वैसे तो ये टेक्सचुअल है लेकिन ऐसे हम लोग इसमें बोल सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, हवा भारी है क्योंकि वह खाली है। अगर हम लोग इसको नॉर्मली ऐसे बोले, क्लास खाली है क्योंकि टीचर पढ़ा रहे हैं, तो टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो क्लास खाली होता है क्या? वैसे देखो यहाँ पे ये चीज अपोजिट भी हो सकती है, क्योंकि अभी के जमाने में अगर देखा जाए तो हो सकता है कि टीचर पढ़ा रहे हो और क्लास खाली हो, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जब हम देखें तो टीचर अगर पढ़ा रहे होते हैं, टीचर अगर क्लास में होते हैं तो क्लास क्या होती है? भरी होती है, सारे स्टूडेंट्स वहां पे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसको देख सकते हैं। बाकी ये जो क्लासिकल एग्जाम्पल है उसको आप लोग याद रखिएगा कि हवा भारी है क्योंकि वह खाली है। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि बनाई जा सकती है। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि बनाई जा सकती है। ये आप एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता दो। ठीक है, अभी समझ में आ गया विरुद्ध हेत्वाभास? चलिए, मतलब जब भी हेतु, पहली बात तो ये कि आप लोग हेतु, साध्य और पक्ष क्या होता है उसको निकालना सीखिए। और इसका जो एग्जाम्पल है विरुद्ध में क्या होता है कि हेतु के अपोजिट को सिद्ध करता है। हमेशा क्या होना चाहिए, जैसे कि हमने बोला है कि हेतु और साध्य में क्या होता है? एक व्याप्ति संबंध होता है, ठीक है। हेतु जो है वो साध्य को सिद्ध करे तो ये सही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या करता है? हेतु साध्य को ना सिद्ध करके साध्य का अपोजिट को सिद्ध करता है, ठीक है, उल्टा को सिद्ध करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हेतु क्या है? खाली है, और भारी क्या है? साध्य है। तो यहाँ पे खाली किसको सिद्ध कर रहा है? भारी को ना सिद्ध करके किसको सिद्ध कर रहा है? हल्का को सिद्ध कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विरुद्ध हेत्वाभास कहेंगे। इसका जो भी क्लासिकल एग्जाम्पल है ना, उन सबको याद रखिए। फिर उसके बाद आपका आता है सत प्रतिपक्ष, ठीक है। इसको प्रकरण सम भी कहते हैं, कहीं कहीं पे ये नाम भी आया हुआ है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सत प्रतिपक्ष या प्रकरण सम दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो सत प्रतिपक्ष किसको कहते हैं? सत प्रतिपक्ष जब एक हेतु के विरोधी के रूप में दूसरा हेतु उपस्थित हो, ठीक है। मतलब कि एक ही हेतु से दो स्टेटमेंट हमारा जब उपस्थित होता है तो जिसके फलस्वरूप पहले हेतु द्वारा सिद्ध वाक्य का खंडन हो जाता है, तब उसे हेत्वाभास को सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहा जाता है, ठीक है। जब एक हेतु सिद्ध करने के लिए दूसरा हाजिर हो, हाँ, ठीक है। सत प्रतिपक्ष किसको कहते हैं? जब एक हेतु जो है उसके एक हेतु है और साथ ही साथ उसी हेतु से लेकर के एक दूसरा हेतु भी है, ठीक है, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? खंडन कर रहे हैं। खंडन कहने का मतलब जैसे कि अगर आपने एक स्टेटमेंट बोला तो उसी के साथ एक दूसरा स्टेटमेंट है जो पहले स्टेटमेंट को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, यानी कि उसको मतलब कि खंडन कर रहा है, उसको डिनाई कर रहा है एक तरह से, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सत प्रतिपक्ष कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, शब्द जो है वो क्या होता है? अनित्य होता है, ठीक है, क्योंकि यह सब जगह सुना जाता है। शब्द जो है वो अनित्य है क्योंकि ये सब जगह सुना जाता है। उसके बाद दूसरा है कि
सॉरी, पहला वाला क्या है कि शब्द नित्य है क्योंकि यह सब जगह सुना जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, शब्द जो है वो अनित्य है क्योंकि यह घड़े की तरह कार्य करता है। यहाँ पे ये शायद मतलब टाइपिंग मिस्टेक या कुछ तो हुआ, घड़े की तरह कार्य करता है। जस्ट यहाँ पे जैसे हम लोग इसको ऐसा ले लेते हैं कि शब्द जो है वो नित्य है, ठीक है, क्योंकि यह सब जगह सुना जाता है, ठीक है, सभी जगह क्या होता है, सुनाई देता है, तो इसलिए इसको नित्य कहा गया। दूसरे ही स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि शब्द जो है वो अनित्य है क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो क्योंकि ये उत्पन्न होता है, ठीक है, क्योंकि ये उत्पन्न होता है और जो भी उत्पन्न होता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे एक दूसरा स्टेटमेंट उसी के नीचे एक दूसरा स्टेटमेंट लिखा हो कि शब्द जो है वो अनित्य है क्योंकि ये उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, जो भी हेतु है उसका क्या है, मतलब कि दो स्टेटमेंट आपके पास है और उन दोनों स्टेटमेंट में अपोजिट बात की जा रही है, ठीक है। एक ही हेतु को लेकर के दो स्टेटमेंट पे अलग अलग बात की जा रही हो, जो क्या कर रही हो, एक दूसरे का खंडन कर रही हो, मतलब कि एक दूसरे का अपोज में बोल रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सत प्रतिपक्ष या प्रकरण सम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके लिए आप ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए हमारा पैरासिटामॉल का आता है, ठीक है, पैरासिटामॉल जो होता है उसको वो क्या करता है, पैरासिटामॉल जो है वो अच्छा है, पैरासिटामॉल इज गुड क्योंकि ये क्या करता है, फीवर को कम करता है, ठीक है। पैरासिटामॉल के लिए एक बात कही जा रही है कि ये अच्छा है क्योंकि ये क्या करता है, फीवर को कम करता है। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि ये पैरासिटामॉल है वो क्या है, अच्छा नहीं है, ठीक है, नॉट गुड, क्योंकि ये क्या करता है, लीवर को खराब करता है, ठीक है, लीवर डैमेज करता है। तो यहाँ पे एक ही चीज के लिए, एक ही हेतु के लिए, पैरासिटामॉल के लिए दो अलग अलग बात की जा रही है, जो एक दूसरे को क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है, ठीक है, अपोज कर रहा है। तो उस तरह के स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, इस तरह का जो मतलब फैलेसी है, हेत्वाभास है, उसको हम क्या कहते हैं, सत प्रतिपक्ष कहते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरह का स्टेटमेंट जो होता है जो एक दूसरे को अपोज कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे इसके प्रश्न आए हुए हैं आपके एग्जाम्पल मतलब PYQs में, तो वो भी अभी हम देखेंगे। उसके बाद तीसरा होता है असिद्ध हेत्वाभास, ठीक है। असिद्ध हेत्वाभास किसको कहते हैं, हेतु का प्रयोग साध्य को सिद्ध करने के लिए होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो हेतु का प्रयोग होता है वो साध्य को सिद्ध करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, परंतु अगर ऐसा हो कि अगर ऐसा साध्य हो कि हेतु स्वयं असिद्ध हो जाए तो उससे क्या कहते हैं, हेत्वाभास को असिद्ध हेत्वाभास कहा जाता है। मान लीजिए साध्य ही ऐसा हो, मतलब मेजर टर्म ही ऐसा हो कि हेतु अपने आप असिद्ध हो जाए, ठीक है। हेतु तो कार्य कर रहा है कि वो साध्य को सिद्ध करे, लेकिन ऐसा हो कि साध्य ही असिद्ध हो, साध्य में ही कोई डिफेक्ट हो तो हेतु उसको सिद्ध नहीं कर पाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखिए, छाया द्रव्य है, द्रव्य यानी कि पदार्थ, ठीक है, क्योंकि यह गतिशील है। तो छाया और गतिशील के बीच में कोई वो है क्या, रिलेशनशिप? क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, जैसे कि छाया जो है वो द्रव्य है, द्रव्य यानी कि एक पदार्थ है, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। तो द्रव्य जो है उसके गतिशील और मतलब कि छाया जो है उसकी गतिशील पर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि छाया का हो सकता है कि छाया जो है वो लाइट का उस पर इफेक्ट पड़े, जैसे कि जिस एंगल से आप लाइट डालोगे अलग अलग एंगल से, तो हो सकता है कि लाइट का अलग एंगल से डालोगे तो छाया अलग बन सकता है, दूसरे एंगल से डालोगे तो छाया की जो मतलब की लंबाई चौड़ाई है वो अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो छाया का गति पर कोई इफेक्ट नहीं है, आप कितना तेज गति से चल रहे हैं या किस गति से चल रहे हैं उस पे आपके छाया का इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे आप चलेंगे छाया भी वैसा ही चलेगा, है ना। उसमें छाया छोटा बड़ा नहीं होगा। मान लीजिए आप तेज गति बढ़ाएंगे तो छाया बड़ा हो जाएगा, गति कम करेंगे तो छाया छोटा हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। नहीं होगा, है ना। मतलब कि गति का छाया पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जब होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो अपने आप जो साध्य है, जो मिडिल और मेजर टर्म है, उनमें ही ऐसा संबंध नहीं है कि वो मिडिल टर्म के द्वारा वो सिद्ध हो सके, हेतु के द्वारा वो सिद्ध हो सके, वो अपने आप असिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो फैलेसी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं, ठीक है। ये भी 3 तरह का होता है, आश्रय सिद्ध, आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्याप्त सिद्ध, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, आश्रय सिद्ध। आश्रय सिद्ध मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। इसमें वो एक वाला एग्जाम्पल आता है स्काई फ्लावर वाला, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इसका हिंदी में, चलिए मैं इसको इंग्लिश में ही आप लोग को बता देती हूँ, ठीक है, और हिंदी में मैं भेज दूंगी। कमल खिल रहा है, ये इंग्लिश एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, जैसे कि ये एक छाया है, ठीक है, हमारा शैडो बनता है, शैडो, ठीक है, आप जैसे खड़े रहते हैं तो शैडो बनता है। तो शैडो, मान लीजिए आपकी कोई छाया है, उसमें आप चल रहे हैं, चलते जाइए आगे। तो जैसे आप चलते हैं तो आपके छाया में कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? मतलब कि आप ज्यादा तेज गति से चलेंगे तो छाया लंबा हो जाएगा, ज्यादा कम गति से चलेंगे तो छाया छोटा हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा? नहीं। नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका छाया का संबंध हमारा किससे होता है? लाइट से होता है, ठीक है। लाइट से या फिर द्रव्य से, पदार्थ से हो सकता है कि जितना छोटा पदार्थ होगा उतना बड़ा उतना छोटा उसका छाया बनेगा, जितना बड़ा पदार्थ होगा उतना बड़ा उसका छाया बनेगा। या लाइट के प्रोजेक्शन से हो सकता है कि लाइट जिस तरह से प्रोजेक्ट हो रही है, ठीक है, अलग अलग एंगल से, जैसे कि हम देखते हैं सूरज में ही आप खड़े हो जाइए, सूर्य में, तो 12 बजे की, मतलब एकदम 12 बजे वाली धूप है तो कोई छाया नहीं बनेगा। जैसे जैसे हम मतलब सूरज उगता है तो अलग छाया बनता है, सूरज डूबता है तो जो छाया की लंबाई चौड़ाई होती है वो छोटी बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये हम पोजीशन चेंज करते हैं, लाइट का पोजीशन जब चेंज होता है तो छाया की लंबाई जो है वो छोटी बड़ी हो जाती है। लेकिन हमारा गति से कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हेतु तो सिद्ध करना चाह रहे हैं, हेतु तो साध्य को सिद्ध करना चाह रहा है, लेकिन हमारा साध्य और जो हमारा पक्ष है वही ऐसा है कि वो अपने आप असिद्ध हो जाता है, उसको सिद्ध ही नहीं किया जा सकता, उन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, असिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। अभी समझ में आया? चलिए, पहला हमारा क्या है, आश्रय असिद्ध। आश्रय असिद्ध में क्या होता है कि जैसे, हाँ आपने जो बोला आकाश कमल वाला, ठीक है, तो आकाश में जो कमल खिले हैं वो क्या कर रहे हैं, खुशबू दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो कमल होता है, नॉर्मल वाला जो कमल होता है, जो क्या होता है आपके यहाँ पे खिलता है, तालाब में या नदी इत्यादि में खिलता है, वो क्या होता है, वो जो कमल होता है वो खुशबूदार होता है, इसलिए जो आकाश में कमल खिला हुआ है वो भी क्या दे रहा है, खुशबू दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आश्रय असिद्धि का मतलब क्या है, जो चीज कभी हो ही नहीं सकती, आश्रय ही नहीं है, मतलब उसका बेस ही नहीं है। आश्रय कहने का मतलब क्या है, उसका कोई बेस ही नहीं है, ठीक है। आकाश में कमल नहीं खिल सकता, ठीक है, आकाश में कमल, जैसे ख्याली पुलाव हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना ख्याली पुलाव बनाना, तो ख्याल में पुलाव बनाएंगे, उसका कोई बेस है क्या, मतलब वो आप उसको खा सकते हैं क्या, या उसका टेस्ट ले सकते हैं क्या? ख्याली पुलाव का टेस्ट ऐसा है, ऐसा आप बोल सकते हैं? नहीं। है ना। तो उसी तरह से जिसका कोई आधार नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आश्रय असिद्ध कहा जाता है, जिसका कोई आधार नहीं होता है। जैसे कि हमारा स्काई लोटस है,
या आकाश कमल जिसको हिंदी में कहते हैं, तो उसका कोई आधार नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो आकाश कमल वाला एग्जाम्पल है उसको याद रखिएगा। इसका मैं एग्जाम्पल हिंदी में आप लोग को भेज दूंगी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में भेज दूंगी। तो यहाँ पे जो आकाश कमल वाला एग्जाम्पल है उसको याद रखिएगा। बेसिकली इसमें क्या है कि बेस होना चाहिए, किसी चीज का बेस होना चाहिए, लेकिन इसमें बेस नहीं होता है आश्रय असिद्ध में। दूसरा आपका होता है स्वरूप असिद्ध, ठीक है। स्वरूप असिद्ध का मतलब क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो मिडिल टर्म रहता है वो तो रियल रहता है, बट डज नॉट मैच द माइनर टर्म। माइनर टर्म के साथ उसका कोई मैच नहीं होता है, ठीक है। मिडिल टर्म रियल रहता है लेकिन माइनर टर्म के साथ उसका कोई मैच नहीं होता। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि वर्ड, शब्द के गुण होते हैं, ठीक है, शब्द के गुण है, क्योंकि क्या है, इट मतलब क्योंकि इसे आंखों से देखा जा सकता है, आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। शब्द के गुण होते हैं क्योंकि इसे आंखों से देखा जा सकता है, ठीक है। जो शब्द हैं उसके गुण होते हैं क्योंकि इसको आंखों से देखा जा सकता है। अब स्वरूप असिद्धि में मैंने क्या कहा कि ये भी रियल है, ठीक है। जो मतलब जो हमारा माइनर मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म हमारा क्या है, आंख, आंख से देखा जा सकना, ठीक है। आंख से जो देखा जाता है वो क्या है, रियल है। जैसे कि जो भी आप आंख से देखते हैं, आपके सामने बहुत सारी चीजें रखी होंगी, उसको आप आंख से देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये तो सत्य है कि हम आंख से कुछ चीजें देख सकते हैं। लेकिन आंख से क्या हम शब्द को देख सकते हैं? नहीं, है ना। मतलब शब्द आकाश का गुण है। स्थिति में क्या है कि शब्द का कोई ऐसा आंखों से देखने वाला स्वरूप नहीं होता है, ठीक है। कि शब्दों को हम मैं जो बोल रही हूँ उसको आप सुन पा रहे हैं कान से, लेकिन उसको देख नहीं पा रहे हैं कि शब्द मैं जो बोल रही हूँ उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो आंखों से देख पाना स्वरूप में जो सिद्धि, ठीक है। शब्द यानी कि यहाँ पे ध्वनि का मतलब, ठीक है। शब्द मतलब ये जो मैं लिख रही हूँ वो शब्द नहीं, ठीक है। शब्द मतलब क्या है यहाँ पे, ध्वनि। तो ध्वनि को हम सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम आंखों से देख नहीं सकते। तो इन दोनों के बीच में क्या है, मतलब कि सही संबंध नहीं है, स्वरूप ही नहीं है, ध्वनि का कोई ऐसा स्वरूप ही नहीं है जिसको हम देख पाए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वरूप असिद्धि कहते हैं। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आपका है तीसरा आता है व्याप्ता सिद्धि। व्याप्ता सिद्धि बहुत इजी है, ठीक है। जैसा हमने दो तरह के व्याप्ति पढ़े थे, याद है आप लोग को? सम और असम या सम और विषम, ठीक है। तो व्याप्ता सिद्धि में क्या होता है कि व्याप्ति ही गलत हो, ठीक है, व्याप्ति ही सिद्ध ना हो। जैसे कि हम क्या कहते हैं, जहां जहां आग है वहां वहां क्या है, धुआं है, ठीक है। ये व्याप्ति तो सिद्ध है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसका एग्जाम्पल मान लीजिए लेते हैं कि जो पर्वत है, पर्वत में धुआं है, ठीक है, क्योंकि वहां आग है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? पर्वत में धुआं है क्योंकि वहां आग है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है। सही है। एक बार फिर सोचिए, सही है? गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? स्टेटमेंट क्या है, फिर से बोलिएगा। पर्वत में धुआं है क्योंकि वहां आग है। गलत है। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यत्र यत्र क्योंकि जहाँ जहाँ धुआं है वहां वहां आग है, ऐसी व्याप्ति बनती है। लेकिन यहाँ ऐसी व्याप्ति बनती है कि जहाँ जहाँ आग होती है वहां वहां धुआं होता है। धुआं होता है, ठीक है। तो जैसा हमने ये क्या है, ये जो आग और धुआं के बीच में है, कैसा संबंध है? आग और धुआं के व्याप्ति में कैसा संबंध है? असम व्याप्ति है, ठीक है। जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट दिया था इसके पूर्व, उसमें क्या था कि जहां पर्वत में आग है क्योंकि वहां धुआं है, इसका व्याप्ति में जो साध्य और हेतु है उसका स्थान ही बदल दिया गया है।
तो जब स्थान बदल दिया जाता है या साध्य और हेतु में व्याप्ति संबंध नहीं रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्याप्ता सिद्ध कहते हैं। व्याप्ति ही सिद्ध नहीं है, ठीक है, ये व्याप्ति ही सिद्ध नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ही नहीं कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, ठीक है। तो व्याप्ति ही सिद्ध नहीं है तो उसका स्टेटमेंट कैसे सिद्ध हो सकता है, तो उस तरह को हम क्या कहते हैं, व्याप्ता असिद्ध कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। फिर लास्ट आपका आता है बाधित हेत्वाभास, ठीक है। बाधित हेत्वाभास में क्या होता है, बाधित हेत्वाभास होता है जब हेतु के द्वारा सिद्ध साध्य को दूसरे प्रमाण से निश्चित रूप से खंडन हो जाए, ठीक है। जब हेतु के द्वारा सिद्ध साध्य है, जो हेतु के द्वारा सिद्ध किया गया जो साध्य है, साध्य यानी कि जो मतलब जो स्टेटमेंट है उसको सिद्ध किया गया हेतु के द्वारा, उसको किसी अन्य प्रमाण के द्वारा, ठीक है, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है या फिर किसी अन्य प्रमाण के द्वारा अगर उसका खंडन हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, बाधित हेत्वाभास कहते हैं, ठीक है। बाधित शब्द का अर्थ है क्या करना, खंडित कर देना या उसको अपोज में कह देना या उसको डिनाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आग ठंडी है क्योंकि वह एक द्रव्य है, ये मान लीजिए ये सिद्ध हुआ है कि आग जो है वो ठंडा है क्योंकि वो द्रव्य है, एक पदार्थ है आग और आग ठंडा है, ये सिद्ध हो गया है कहीं से, ठीक है, ये अनुमान लगा के आपने सिद्ध कर लिया। तो ये जो यहाँ द्रव्य के आधार पर आग ठंडा होता है प्रमाणित किया गया है, मान लीजिए ये अनुमान लगाया गया है, लेकिन जब हम आग को टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, ठीक है, स्पर्श ज्ञान से ये क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। स्पर्श कौन से ज्ञान में आएगा, कौन से प्रमाण में आएगा, स्पर्श आएगा प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ये जो हमने अनुमान लगाया है आग ठंडी है क्योंकि वो द्रव्य है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा खंडित हो जाएगा, ठीक है। तो जब कोई भी स्टेटमेंट जो आप अनुमान लगा रहे हैं वो किसी अन्य प्रमाण के द्वारा जब वो खंडित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाधित हेत्वाभास कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्पर्श ज्ञान इसका उल्टा सिद्ध करता है। स्पर्श जब आप आग को स्पर्श करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो ठंडा है या गर्म है, यहाँ पे क्या होगा, उसका उल्टा सिद्ध होगा, ठीक है, मतलब कि आग का उल्टा सिद्ध होगा, ठंडे का उल्टा सिद्ध होगा, ठंडे का उल्टा क्या है, गर्म, ठीक है, यहाँ पे गर्म सिद्ध हो जाएगा। तो बाधित हेत्वाभास का निगमन अनुमान अनुभव द्वारा खंडित हो जाता है, अनुभव या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण या किसी अन्य प्रमाण के द्वारा जब वो खंडित हो जाता है तो उसको बाधित हेत्वाभास कहते हैं। क्लियर है? जी ठीक है, तो इसको रिवाइज करिएगा थोड़ा, और अगर कहीं पे कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है तो रिवाइज करिए अपने अकॉर्डिंग, उसको एक बार नोट्स बनाइए, और अगर इतने में भी समझ में नहीं आता है तो 4-5 हैं उनको एज इट इज एग्जाम्पल के साथ और थोड़े थोड़े उनके जो डेफिनेशन है उनके साथ याद करिए, ठीक है। बाकी जब आप प्रश्न करेंगे ना बहुत सारे तो आपको याद हो जाएंगे, मतलब समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग कुछ, यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन असर्शन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। पहला क्या है, ध्वनि अशाश्वत है क्योंकि वह उत्पन्न होता है, ठीक है। हेतु, ध्वनि की शाश्वतता प्रमाणित नहीं करता है अपितु उसकी अशाश्वतता को स्थापित करता है। बस आपको थोड़ा वर्डिंग समझना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ए धुएं की जगह आग,
बाकी और सभी भी बताइए। 2-3 बार पढ़ा कीजिए। जब आपके पास ऐसे प्रश्न आते हैं जो समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा स्लो मोशन में उसको 2-3 बार पढ़ा कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, और बाकी सभी, रितु जी और कौन कौन है इसमें? रितु जी, रितिका, ज्योति, देव, अंशिका। अपने दिमाग से आंसर देना है। सभी ए टाइप कर रहे हैं तो हम भी ए टाइप करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं, बाकी सभी आंसर करने की कोशिश करिए। इसका आंसर ए है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि ध्वनि अशाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है। हेतु क्या है? ध्वनि, हेतु जो है मतलब इसका जो हेतु क्या है? उत्पन्न, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेतु कहेंगे। तो ये जो हेतु है ध्वनि की शाश्वतता प्रमाणित नहीं करता, ठीक है, क्योंकि जो भी हमें पता है जो भी चीज उत्पन्न होता है वो क्या होता है, मतलब कि वो नष्ट होता है, ठीक है। अपितु उसकी अशाश्वतता को स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ध्वनि अशाश्वत है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ध्वनि उत्पन्न होता है क्योंकि ये उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है तो अशाश्वत है। जो भी चीज उत्पन्न है वो शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। तो यहाँ पे यही चीज बोला गया कि ध्वनि की शाश्वतता को प्रमाणित नहीं कर रहा है हेतु। हेतु कौन? उत्पन्न जो है वो ध्वनि की शाश्वतता को प्रमाणित नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी अशाश्वतता को प्रमाणित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है और उसकी सही व्याख्या भी है, ठीक है। समझ में आया जिन्होंने आंसर नहीं दिया था? चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, ये अभी आपका जो उसमें आया था, जून में आया था, ठीक है। अभी लास्ट में ही हमने ये पढ़ा। इसका आंसर तो सभी को देना चाहिए, बहुत इजी है। ऐसे इजी प्रश्न भी आपके पास आ जाते हैं बहुत। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ना, सभी एग्जाम्पल को एज इट इज आप लोग याद कर लीजिए, किसका एग्जाम्पल क्या है, किसका एग्जाम्पल क्या है। कभी कभी उस तरह से भी पूछा जाता है, कभी कभी उनके डेफिनेशन से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा, बाधित। हमने अभी पढ़ा कि आग ठंडी है क्योंकि वह द्रव्य है, ठीक है। लेकिन बाधित में क्या होता है? किसी अन्य प्रमाण के द्वारा जो हमने सिद्ध किया है वो क्या हो जाता है? खंडित हो जाता है। तो यहाँ पे आग जो है वो ठंडी नहीं होती, आग क्या होती है? गर्म होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम इसको खंडित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें आश्रय सिद्ध क्या होता है? व्याप्ता असिद्ध क्या? व्याप्त पता नहीं क्या लिखा है, सॉरी। फिर स्वरूपा सिद्ध क्या होता है? असाधारण असाधारण सव्य विचार क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे उनको आपको जोड़ी मिलाना है, उनके किससे, हाँ उनका एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ ही आपको जोड़ी मिलाना है। देखिए बहुत इजी है, ठीक है। आश्रय सिद्ध हमने कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था आश्रय सिद्ध में? आकाश कमल सुगंधित है, ठीक है, आकाश वाला पढ़ा था। अब यहाँ से ये प्रश्न सॉल्व हो गया, ठीक है। आपको आगे नहीं देखोगे तो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में ही आपका क्या है? फर्स्ट में सेकंड ऑप्शन है और उसके बाद और किसी में भी नहीं। हाँ, चॉइस एलिमिनेशन, आप लोग चॉइस एलिमिनेशन करना भी सीखिए, क्योंकि चॉइस एलिमिनेशन से आपके बहुत सारे प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाते हैं। चॉइस एलिमिनेशन से क्या होता है कि आपका इजीली बन जाता है, ठीक है। कुछ चीजें आपको और टाइम कंज्यूम जो होता है, टाइम भी आपका बच जाता है अगर आपके पास आपको चॉइस एलिमिनेशन की टेक्निक पता है, ठीक है। फिर उसके बाद व्याप्ता व्याप्त में क्या पढ़ा था हमने? जहां आग है वहां धुआं है, ठीक है। तो जहां आग है वहां धुआं है ऐसा नहीं होता, जहां धुआं है वहां आग है, ये होता है। तो आपका सेकंड का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। फिर स्वरूपा सिद्ध में क्या होता है? स्वरूप ही सिद्ध नहीं कर पाता है, ठीक है। तो स्वरूप सिद्ध नहीं कर पाता, उसमें हमने क्या देखा था? ध्वनि एक गुण है, ठीक है। ध्वनि एक गुण है क्योंकि उसमें क्या होता है? वो दिखाई देता है, आंखों से देख सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद क्या है, असाधारण सव्य विचार में जो बचा आपका ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल के साथ ही आ गया है ये, और ये कौन से ईयर में आया ये मैं लिख नहीं पाएंगे, चलिए ये ऑप्शन है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल जब आप याद रखेंगे ना तो बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे ही बन जाएंगे यहाँ से, क्योंकि अभी ही कुछ ही साल हुआ है इंडियन लॉजिक जो है वो ऐड हुआ है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हार्ड यहाँ से प्रश्न आपके नहीं आते हैं हेत्वाभास वगैरह से। चलिए थोड़ा जल्दी करेंगे और लास्ट के 1-2 प्रश्न आप लोग खुद बनाइएगा मैं होमवर्क में। याद कीजिए कौन सा है। सव्य विचार क्या होता है? सव्य विचार में क्या होता है? ऑप्शन क्या है? विरुद्ध है। तो आप लोग डी क्यों कह रहे हैं? आप लोग ने डी इसके लिए आंसर दिया था या पहले वाले के लिए दिया? विरुद्ध है। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि उत्पन्न होता है। ठीक है, विरुद्ध में हम क्या होता है उसके उल्टा को वो क्या कर देता है, सिद्ध कर देता है। ठीक है, क्योंकि जो हमें क्या पता है जो भी उत्पन्न होता है वो शाश्वत नहीं होता, वो क्या होता है अशाश्वत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म दिया गया है, हेतु दिया गया है, वो किसको सिद्ध कर रहा है? उसके अपोजिट को सिद्ध कर रहा है, उसके उल्टा को सिद्ध कर रहा है। ठीक है, उल्टा यहाँ पे उत्पन्न के लिए क्या होगा, अशाश्वत होगा, लेकिन वो हमारे मिडिल और मेजर टर्म क्या कह रहे हैं, ध्वनि जो है शाश्वत है, तो यहाँ पे क्या होगा, विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये पहले वाला है शायद, हाँ। जब अनुमान कार्य कारण संबंध पर आधारित नहीं होता बल्कि यह सह अस्तित्व की एक रूपता पर आधारित होता है, जैसे सिंगों के आधार पर किसी पशु के विदीर्ण खुरों का अनुमान लगाना, तो इसे निम्न में से क्या कहते हैं? ठीक है, सामान्य तो दृष्ट, बाकी सभी भी आंसर करिए जो और भी है, अंशिका और अंशिका है और कौन कौन है, ज्योति जी है, रितिका और देव। चलिए तो इसका आंसर वही है। नेक्स्ट, बहुत इजी इजी प्रश्न भी आते हैं आपके। बी,
आप लोग इतना इजी प्रश्न जो है उसको गलत कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। ये हो गया आपका प्रतिज्ञा। क्या हो गया? मैं वो प्रतिज्ञा। बता रहा हूँ, ये तो हाँ ये हो गया प्रतिज्ञा। हाँ ठीक है, उसके बाद ये डी हो गया हेतु। डी हो गया हेतु, और फिर उसके बाद आएगा उदाहरण। उदाहरण यहाँ पे क्या है? उदाहरण हो गया ई। अब देखिए चॉइस और एलिमिनेशन यहीं से करिए। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सबसे पहले हमारा क्या? पहाड़ पर आग है। ठीक है, तो पहाड़ पर आग है मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, मतलब सी वाला ऑप्शन गलत हो गया। 3 हमारे सही हो सकते हैं। फिर दूसरा हमारा क्या होता है? हेतु। हेतु में क्या आएगा? धुएं के कारण। क्यों बोल रहे हैं हम लोग? धुआं है इस कारण से। तो धुआं है इस कारण से, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारा 2 ऑप्शन सही हो सकता है, या फिर बी या डी। ठीक है, अब हमें क्या है? जहां जहां आग उठता है वहां वहां धुआं होता है, दोनों में वही दिया गया है। ठीक है, तो मतलब उदाहरण यही है कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है। फिर उसके बाद क्या है? रसोई घर पर रसोई घर की तरह पहाड़ पर आग के साथ धुआं है, धुआं भी है। ठीक है, ये एक तरह से उपवन हो गया। उपनय की बनेगा। तो आपका ये डी ऑप्शन सही। नहीं, ठीक है, लास्ट जो है इसलिए पहाड़ पर आग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पहाड़ पर आग है, लास्ट ऑप्शन आएगा। तो ये आपका ये डी ऑप्शन होगा। ठीक है, थोड़ा सा उसको घुमाने की कोशिश की गई है वहां पे, तो उसको आपको समझना है। चलिए, एक लास्ट प्रश्न ये हम देखते हैं, बाकी के आप लोग करिएगा। ठीक है, जब एक हेतु 2 विपरीत दृष्टिकोण के मध्य मानसिक दोलन की स्थिति में प्रस्तुतिकरण के आगे नहीं जाता है तो यह प्रकरण जाना जाता है। मुझे इसकी भाषा ही समझ में नहीं आई। समझिए, ऐसा ही भाषा आएगा वहां पे। थोड़ा सा याद करिए, हमने जो 5 हेत्वाभास पढ़े हैं उनमें सभी में क्या क्या है देखिए। मानसिक दोलन का क्या मतलब होता है? मतलब कि रेजोनेंस, जैसे पेंडुलम घूमता रहता है ना, इधर जाता है इधर जाता है इधर जाता है इधर जाता है। मानसिक दोलन, दोलन मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन, है ना? मेंटल ऑसिलेशन जिसको हम कहेंगे। मानसिक दोलन मतलब क्या है? मेंटल ऑसिलेशन या मेंटल ऑसिलेट। ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। ऐसा हमारे अंदर जो द्वंद्व की स्थिति बनती है ना, असिद्ध हेत्वाभास। सी सी सव्य विचार हेत्वाभास। सव्य विचार क्यों होगा? सी कह रहे हैं जो लोग। श्रवण जी, पूजा जी, और का यानी कि ए असिद्ध हेत्वाभास। चलिए देखते हैं। प्रकरण सम। प्रकरण सम क्यों? प्रकरण सम किसका दूसरा नाम है पहले ये बताइए। सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष में क्या होता है? अंशिका जी ने एकदम सही आंसर दिया है। सत प्रतिपक्ष में क्या होता है?
मैम जैसे जो हेतु होता है उसमें 2 स्टेटमेंट होता है और उसका खंडन किया जाता है, या तो वो उसके अपोजिट रहेगा, ऐसा रहता है। ठीक है, हमने अभी वो वाला पढ़ा था ना, पैरासिटामोल वाला। पैरासिटामोल से फीवर दूर होता है। दूसरा क्या है कि पैरासिटामोल से मतलब कि लीवर खराब होता है। ठीक है, तो अब पैरासिटामोल खाएं ना खाएं, तो ये दोनों स्थिति में जब हमारा मानसिक दोलन होता है, ठीक है, दृष्टिकोण हमारा दोनों तरफ जाता है, दो विपरीत विपरीत दृष्टिकोण हमारे पास है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकरण सम या फिर सत प्रतिपक्ष कहते हैं। ठीक है, समझ में आया जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया था। चलिए ये सब कुछ और प्रश्न है, एक दो कुछ 3-4 प्रश्न है और इजी ही है। ठीक है, इन सबको आप लोग करिएगा, मैं आप लोग को ये आज भेज दूंगी। ठीक है, चलिए ऐसे ही इसको अगर कोई